हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस एक मजेदार टॉपिक है। क्यों है मजेदार, कैसे कनेक्ट करना है, पहले उस चीज को समझो। आप देखो, अभी तक हमने चैप्टर में क्या समझा है कि रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब टॉपिक क्या बोल रहा है? अब टॉपिक बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। सवाल यहां पे यही आता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो यही आएगा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? ठीक है, रिसोर्स तो डेवलपमेंट करवाते हैं, आप रिसोर्स को ही डेवलप करने की बात कर रहे हो। समझ पा रहे हो ना? तो उस तरह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? डेवलपमेंट मतलब आप ऐसे समझ लो, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है इजी के लिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, सवाल। अब उस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो वो अच्छे से समझना। क्या होता है ना कि रिसोर्सेज आर बीइंग गिफ्टेड टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बाय द नेचर। तो नेचर ने, प्रकृति ने हमारे आने से पहले हमारे लिए व्यवस्था करके रखी थी कि आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। आपको जीने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, एयर है, यहाँ पे लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, तो सारा सब कुछ आपके लिए व्यवस्था करके रखी थी। आप आए, ठीक है, द ग्रेट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आप में मैं भी इंक्लूडेड हूं। तो हम जब ह्यूमन बींग्स आए ना, तो हमने क्या किया? वी स्टार्टेड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अंधाधुंध रिसोर्सेज को हमने यूज किया, और उसके चलते क्या हुआ कि रिसोर्सेज बेचारे संकट में आ गए। ठीक, रिसोर्सेज के सामने प्रॉब्लम्स आ गई बहुत सारी। क्या प्रॉब्लम्स आई? ये सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे मिल गया है कि आपको तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखना कि आपको ये पॉइंट्स लिखने का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इनडायरेक्ट उसको ट्विस्ट करके आ जाएगा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू सम मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स? तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स अब आपको क्या करना होगा? अपने आंसर में लिखना होगा व्यवस्थित तरीके से। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू द रिसोर्सेज। ठीक है, कि आप रिसोर्सेज, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मतलब समझने वाली चीज क्या है पता है? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। आप एक बार आपने एग्जॉस्ट कर दिए तो कर दिए, धुआं बन के उड़ गया जो पेट्रोल, वो वापस कभी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो उस तरह से क्या है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन जो हो रहा है, और डिप्लीशन भी क्यों हो रहा है पता है? टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ग्रीड और नीड दो ऐसे शब्द है ना जिनके बीच में हमें डिफरेंस समझना होगा। सुनने में ऐसा लगता है एक ही तो बात है सर, ग्रीड नीड एक जैसे ही सुनाई देता पोएम के टाइप से, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रीड में क्या है? लालच, और नीड में आपकी जरूरत। जरूरत इंसान की क्या है? रोटी कपड़ा मकान, बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन लालच है तो मकान भी करोड़ों का बनेगा, ठीक है, रोटी भी करोड़ों की नहीं खाएंगे, ठीक है, मतलब खाना भी अच्छा होना है। तो उस तरह से क्या है कि ग्रीड जो है ना, उसका कोई एंड नहीं होता। सुना होगा ना आपने, लालच का कोई अंत नहीं होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन जो है वो हो रहा है, क्यों? टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। और उसके चलते दिक्कत क्या? उसके चलते दिक्कत ये है कि आपके रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे इस इनडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते। क्लियर हुआ? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? accumulation of resources in few hands which in turn divide the society into two segments, haves and have nots। अब आपको जब पता है कि कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को अपने पास रखते जा रहे हैं, तो उसके चलते सोसाइटी में क्या हो रहा है पता है? सोसाइटी में डिवाइड आ रहा है। कैसे डिवाइड आ रहा है कि कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स ने सारे रिसोर्सेज को अपने पास एक्यूमुलेट कर लिए, तो एक इंसान के पास तो बहुत है, एक इंसान के पास कुछ नहीं है। सोसाइटी डिवाइड हो गई, हैव्स और हैव नॉट्स जो है उसमें सोसाइटी डिवाइड हो गई, रिच और पुअर में सोसाइटी डिवाइड हो गई है। आए ना समझ में? तो ये एक समस्या है ना, प्रॉब्लम है। हम सारी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इन प्रॉब्लम्स के चलते हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना होगा। तीसरी प्रॉब्लम समझो। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब आप देख रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज तो हो ही रहा है, और इस इनडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस डेवलप होते हैं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस कैसे डेवलप होते हैं? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसका इंपैक्ट भी क्या होगा? ग्लोबली लोगों को फेस करना होगा। ठीक है, बड़ी अच्छी सीखने वाली चीज है,
सीख के जाओ यहां से। नेचर की जब बात होती है तो हम नेचर के साथ में मतलब हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं नेचर में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या पता है, प्रकृति है ना, तो प्रकृति तो मां समान होती है, वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। तो अब आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत मिलेगा भी। कैसे कि यहां पे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की जो मैं बात कर रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में ये हो रहा है ना कि अब मान लो चलो वेस्टर्न कंट्रीज ने पॉल्यूशन किया बहुत ज्यादा, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है, उसका इंपैक्ट जो उस पॉल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, सदर्न नदर्न सब परेशान है। आया ना समझ में? तो उस तरह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम एक तरह से, और उस प्रॉब्लम का इंपैक्ट सबके ऊपर पड़ रहा है, हैव्स हैव नॉट्स के ऊपर, रिच पुअर सबके ऊपर। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है, ये सारी समस्याएं। देयरफॉर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, हैज बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब देखो ये ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होगी तो ग्लोबल पीस डिस्टर्ब होगी, दिखती बात है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो आपने आर्टिफिशियली तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत उठा लिया, लेकिन नेचुरली अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना ज्यादा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने का, गर्मी भी इतनी बढ़ रही है, आइस भी मेल्ट हो रहा है, ओशन वाटर भी रेज हो रहा है। तो आज नहीं तो कल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद इंपैक्ट तो महसूस होगा, आज ही हो रहा है ना। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, और ये आपकी बुक तो आप जैसे देखोगे तो और बहुत पुराना एडिशन है, पुराना एडिशन मतलब ये डिटेल जो है पुरानी है, ठीक है। तो इतनी समस्या है कि आज एक बहुत प्रेसिंग इशू हो गया ये कि आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पीस को इंश्योर किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। तो सर अभी तक कुछ नहीं किया क्या? नहीं, जब चिंता ये बढ़ी ना तो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिए गए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट उठी, ये जो टर्म है, टर्म जब डिबेट्स में आया, ठीक है, आप कह सकते हैं मीटिंग्स में इस टर्म का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया, और वो टर्म आज आप किताबों में पढ़ रहे हो ना तो इसकी सिग्निफिकेंस समझना। हो सकता है आपने 9th में भी पढ़ा है, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, लेकिन आज इसकी गहराई समझना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है सर? चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या समझाते हैं। ये 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन हो गए। मैं आपको पैरेलल बताते चल रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और सिंपल कर दें तो डेवलपमेंट उस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो प्रेजेंट नीड्स हैं दैट शुड बी सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट अब बोल रहे हो कि सर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है तो पानी पीना छोड़ देते हैं हम, ठीक है, ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन जो आने वाली है उनको पानी मिल जाएगा। भैया आप नहीं बचोगे तो फिर फ्यूचर वाली जनरेशन का क्या है, ठीक है। तो आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट वही बोलता है कि प्रेजेंट नीड्स जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करते करते आप क्या करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को प्रिजर्व कर सको, कंजर्व कर सको, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो आपके डेवलपमेंट हो, आपकी नीड सेटिस्फाई हो, वहां तक ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए जो जरूरतें रहेगी वो भी उनके पास अवेलेबल रहे उस टाइम पीरियड में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है सीधा सा। तो यहां पे वही बात मैं बता रहा हूं आपको कि जब प्रॉब्लम समझ में आई तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवाज उठने लगी कि डेवलपमेंट उस तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड बी इन अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स should also be satisfied, ठीक है, and reserve should be maintained for future generation, ठीक है, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचा के रखा जाए। क्लियर? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठी तो कहां पे बात उठी? देखो बात तो लोग अपने घर में भी कर रहे थे ऐसे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स, तो इनिशिएटिव्स लिए गए थे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है? 1992 में मीटिंग होती है, ठीक है। किसकी मीटिंग होती है ये समझो। तो 1992 में समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहां है? तो ओलंपिक्स हुए थे, ध्यान है, ठीक है। ये मैप पे नहीं आएगा लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील में आपको यहां पे एक सिटी मिलेगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ये जो सिटी है यहां पे मीटिंग होती है 1992 में। इस मीटिंग को अर्थ समिट भी कहा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी वाले बच्चे सभी अच्छे से सुन लो। देखो क्या होता है ना, चीजें कहां से आती है, आसमान से नहीं गिरेगी, आप ही की किताबों में से आता है। और इसी तरह से जो माइनर डिटेल्स रहती है वो कभी कभी मेजर काम कर जाती है। तो इन पे क्या करना है, गठान लगाना है, अच्छे से बांध के चलना है सारी चीजों को। तो यहां पे अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की हम बात करते हैं। तो समिट वेयर मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है।
The summit was conveyed for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि environmental problems तो थी बहुत सारी, तो इन environmental problems को एड्रेस करने के लिए socio-economic development ग्लोबल लेवल पे हर नेशन अपने अपने बारे में तो सोच रहा है, लेकिन जब आप ग्लोबलाइजेशन वाले एरा में जीरो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो ना, तब आपको चीजों को ग्लोबल लेवल पे भी सोचना होगा। तो चीजों को जब ग्लोबल लेवल पे भी सोचना होगा तो उसके चलते क्या है, उसके चलते ये मीटिंग की गई कि कैसे ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया जा सके। क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू था, तो उन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए क्या होता है, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया कि आने वाली जो 21st सेंचुरी होगी, मतलब हम तो जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी में, लेकिन उस टाइम पीरियड की अगर बात करें 1992 की, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, उन्होंने बोला कि आगे आने वाला जो एक पूरा का पूरा सेंचुरी, आपका 100 साल का एक जो पूरा का पूरा शताब्दी है, उसमें क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करना होगा, फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या होना चाहिए ताकि हम ग्लोबली मेंटेन कर सकें चीजों को। ठीक है, फिर साथ ही साथ में क्या है, वहां पे एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया, और ये एजेंडा 21 जो है आपका फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसा कहा जाता है कि क्रक्स है कहां के, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के। तो जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ है, वहां पे एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 क्या है सर, आपके मन में सवाल। ठीक है, तो एजेंडा 21 क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, स्पेसिफिक टॉपिक दिया है, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एक बार चीजें रिकैप भी हो जाएगी। ये आगे ना समझ में, क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन बनता है सीधा सा। ठीक है, कि क्यों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल है, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे जब आप रिसोर्सेज का, तो क्या प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान पकड़ना ही होता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेश्चन भी घूम के आया या सीधा है, आपको अगर आंसर पता है तो सारी चीजें मक्खन की तरह जाने वाली है। क्लियर हुआ? चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एजेंडा 21 को समझेंगे। आशा करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हुई है, समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से क्लास 4 से 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ अवेलेबल है। आई होप यू एंजॉयड दिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।